देखो आखिर घूमना किसे नहीं पसंद होता। वही बात हो पहाड़ी इलाकों की जिनके ऊपर बर्फ ढके रहते हैं, तब तो भाई एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों ने ऐसे बहुत से प्लेसेस का नाम सुना होगा, इवन वहाँ गए भी होंगे। एक ऐसी ही जगह की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। या तो वहाँ पर जन्नत जैसी दिखने वाली जगहों के लिए, या तो वहाँ आए दिन हो रहे दंगों के लिए। जी हाँ, मैं आपको कश्मीर के एक ऐसे ब्रिज की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं रियल स्टोरी की तरफ। एंड हाँ, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो शायद बहुत कुछ मिस कर दोगे। और ऐसी और रियल हॉन्टेड स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये बात है लड़की के साथ बीते घटना के ठीक 20 साल पहले की। 1990 का टाइम था। सरफराज के घर के टोटल 3 मेंबर थे, जिनमें से एक तो उसकी मम्मी और एक उसके पापा और एक वो खुद। सरफराज के घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी बात से परेशान होकर उसने आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान किया, क्योंकि वहाँ जाकर वो थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सकता था। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था और अपने घर के फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक कर सकता था। सोचा तो उसने बिल्कुल ठीक वैसा ही था, लेकिन आगे जो होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसने किसी एजेंट से बात करने के बाद न्यूयॉर्क के लिए वो निकल गया। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे एक अच्छी जॉब तो मिल गई और उसकी पढ़ाई भी ठीक से होने लग गई थी। और एक और चीज़, वहाँ जाने के बाद उसने अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसकी एक बार भी अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। ऐसे ही टाइम बीतता गया, महीने 6 महीने साल गुजर गए और उसकी फैमिली से बात किए हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। एक दिन अचानक उसे कश्मीर से एक कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि सरफराज तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और सरफराज जब सामने से कुछ पूछता, उससे कुछ बात करता, तब तक वो कॉल काट चुका था। अब कॉल पर सुनी हुई बात से सरफराज तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बिना वक्त गवाए सीधा वो न्यूयॉर्क से कश्मीर जाने वाली फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है और कश्मीर पहुंच जाता है। कश्मीर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधा टैक्सी बुक करता है अपने घर जाने के लिए। और जब वो उस रास्ते में चल रहा था तभी उसने एक चीज नोटिस करी कि शहर कितने ज्यादा बदल चुके हैं, लेकिन उसका जो मोहल्ला था जहाँ वो रहता था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। सारी दुकानें, सभी मकान, सारे सड़क, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन स्टिल वो कुछ भी माइंड नहीं करता, क्योंकि वो इतने सालों बाद आया था वहाँ पर। इतने दिनों बाद वो अपनी फैमिली से मिलने वाला था, अपने दोस्तों से मिलने वाला था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है, वो अपने मेन दरवाजे को खटखटाता है, बार बार खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो जाने का डिसीजन करता है वहाँ से। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो अब डोर ओपन हो चुका था। वो सीधा घर के अंदर घुसता है और घर के अंदर दिन की रोशनी के सिवा और कुछ भी नहीं था। पूरा घर पुराना सा हो चुका था और वहाँ पर सिर्फ अंधेरा सा लग रहा था। उसे थोड़ा तो अजीब लगता है, लेकिन वो उसे भी ज्यादा नोटिस नहीं करता। वो अपने घर वालों को आवाज देता है। तभी उसे वहाँ के फर्स्ट फ्लोर से एक आवाज आती है। वो भागकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके पापा खाट पर लेटे हुए थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वहीं साइड में बैठी उसकी माँ, उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी माँ जैसे ही सरफराज को देखती है वो उसे जोरों से गले लगाकर रोने लग जाती है और सरफराज भी वहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब रात होती है एंड सभी के सभी सो जाते हैं। सरफराज की बीच रात में आँख खुलती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वो फर्स्ट फ्लोर की वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाता है और फ्रिज के अंदर से पानी निकाल के पीता है। तभी पानी पीते वक्त उसकी नज़र खिड़कियों पर जाती है, तो खिड़कियों पर किसी के हाथों का निशान रहता है। और उसने जैसे ही एक खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर उसे कोई झांक रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सीधा उसके हाथों से पानी का गिलास छूट जाता है और वो सीधा ऊपर भाग कर जाता है। एंड जाकर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता, चुपचाप सो जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, वो पूरी रात जगा रहता है। सुबह उठने के बाद वो अपनी माँ को बताता है सारी बात जो कि उसके साथ बीती थी। सरफराज की माँ ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा और उसे बताया कि कोई पागल है जो कि रोज़ रात को आकर ऐसे ही झांकता रहता है सभी के घरों में, वही आया होगा और कुछ भी नहीं। अब उसी दिन दोपहर का टाइम था। सरफराज को उसके दोस्त का कॉल आता है किसी पार्टी के इनविटेशन के लिए और वो बात कर रहे होते हैं। पीछे से उसके पापा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। कॉल कट होने के बाद उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम कहीं भी जा रहे हो ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 12 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। अब वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सभी के घर वाले चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अब शाम होती है और सरफराज तैयार वैयार होकर अपने दोस्त की पार्टी के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बिकॉज अब उसके सारे दोस्त वहाँ पर आए थे। सभी इंजॉयमेंट के बीच में उसका एक दोस्त था सलीम नाम का, वो उसे एक साइड में लेके जाता है और वो बताता है कि जिस रास्ते से तुम अभी आए हो ना, प्लीज़ रात में जाते वक्त उस रास्ते से मत जाना। सरफराज उससे बोलता है क्यों? तो सलीम उसे बताता है कि जिस रास्ते से तुम आए थे, तुम्हारे यहाँ से जाने के ठीक 5 से 6 महीने बाद वहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसमें 50 से 60 लोग मारे गए थे और वो ब्रिज अब हॉन्टेड हो चुका है, तो प्लीज वहाँ से मत जाना। ये सुनने के बाद सरफराज बोलता है कि तू क्या ये सब बातें कर रहा है, क्यों इंजॉयमेंट खराब करने में लगा है? तू इंजॉय कर यार, मैं इन सब चीज़ों नहीं डरता, जब मेरे पे आएगी तब मैं देख लूंगा। और सब वापस से इंजॉय करने लगते हैं। अभी सब जा चुके थे और सरफराज वहाँ पर अकेला बचता है।
वो अपने घड़ी की तरफ नज़र घुमाता है तो रात के 1:30 बज चुके थे। एक बार को उसके माइंड में उसके पापा की बोली हुई बात भी याद आती है। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। ठंड का टाइम था, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था, बहुत ज़्यादा दूर का मतलब वो नहीं देख पा रहा था। ठीक है, लाइट से ही जितना दिखता वो दिख रहा था, बस उससे ज़्यादा वो नहीं देख पा रहा था। चलते हुए अब वो ब्रिज भी सामने आ चुका था। ठीक है, वो जैसे ही उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, आधे ही रास्ते में एक लड़की थी जो कि बीच में ही बैठी हुई थी। वो गाड़ी एकदम से रोक देता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। सरफराज ये देखकर अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उस लड़की के पास जाता है। उससे पूछता है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की बताती है कि मुझे मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, बार बार मुझे वो कहीं ना कहीं से आवाज़ देते रहते हैं लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरफराज उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें आवाज़ आखिर कहाँ से आती है? वो लड़की ब्रिज के नीचे की साइड इशारा करती है जहाँ पानी होता है। सरफराज वहाँ जाकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर 2 बॉडीज तैर रही थी। अब वो घबराकर पुलिस को कॉल करने वाला होता है, तभी वो लड़की उसे रोक लेती है। वो छोटी सी बच्ची उसे रोक लेती है, कहती है कि तुम इन्हें तो बचा लोगे, लेकिन उनका क्या जो वो दूसरी तरफ है। सरफराज थोड़ा सा शॉक हो जाता है और भाग कर जाता है दूसरी तरफ देखने के लिए। वहाँ पर लिटरली 50 से 60 बॉडी तैर रही थी। वो घबरा जाता है, उसे अब समझ आने लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है आखिर। वो डर के सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी में बैठकर वो चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर पर आकर रुकता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है अपने घर के, तभी वो पीछे की साइड देखता है एक आदमी जो कि सड़क पर चलकर आ रहा था। वो जैसे ही उसके पास पहुँचता है, सरफराज उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम क्यों रोज रात को मेरे घर पर आकर झांकते हो? तुम थोड़े बीमार हो, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से अगर तुम यहाँ पर मुझे दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तभी वो आदमी सरफराज को वहीं पर बिठाता है और उससे कहता है कि देखो मैं पागल नहीं हूँ, हम पहले ही दिन से देख रहे हैं कि तुम इस खाली जगह में आखिर करने क्या आए हो, इस खाली घर में क्या करने आए हो और किससे अंदर बातें करते रहते हो। हमें डर था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए, इस वजह से हम सभी पड़ोसियों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम तुम्हारे घर की निगरानी रखेंगे, तुम्हारा देखभाल करेंगे ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? आखिर ये घर जिसमें तुम रह रहे हो ये आज से नहीं पिछले 20 साल से खाली पड़ा है। तुम्हारे मम्मी पापा एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे जो कि गोकेडल ब्रिज पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पुलिस वालों के फायरिंग की वजह से 50 से 60 लोग मारे गए थे और उसी के अंदर तुम्हारे मम्मी पापा भी थे। सुनते ही सरफराज रोने लगता है और उसे अब समझ आ चुका था कि इन दिनों उसके साथ क्या हो रहा था। सो ये एक रियल स्टोरी है एंड आप इसके बारे में इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। तो ठीक है, सी यू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, बाय।